हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेल मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे यशपाल समिति, जो सेकंड सेमेस्टर की बुक का टॉपिक है। तो यशपाल समिति को पढ़ने के पहले दोस्तों मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो दो भागों में बटी हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक बटा है कि हमारे आज़ादी के पहले यानी 1947 के पहले की चीज़ों के बारे में, और दूसरा जो बटा है वो 1947 के बाद में, जिसमें 1947 के बाद की चीज़ों की अगर हम बात करें तो दो फेज क्रिएट हुए थे। इसके पहले 1964 से 66 में एक कोठारी आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से कहा गया था, कि इसका गठन किया गया और इसी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने का प्रस्ताव रखा था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो आपकी 68 में बनकर तैयार हो गई, लेकिन लागू नहीं किया गया था कुछ कारणों की वजह से। उसके बाद आपको पता है इमरजेंसी लगाई गई थी आपके देश में, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। फिर क्या हुआ कि 1985 में जब राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर फोकस किया, और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि हम पिछले वीडियोज में पढ़े थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब उसके बाद एक समिति का गठन किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे फिर 1992 यानी 1992 में कार्यान्वयन किया गया था। कार्यान्वयन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कार्यान्वयन का मतलब होता है कि जो काम आप किए हो उसका अवलोकन करो, कहाँ पे त्रुटियां रह गई, कहाँ पे उसमें सुधार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में अवलोकन करना ही कार्यान्वयन होता है दोस्तों। तो 1992 में उसका कार्यान्वयन किया गया। फिर इसी 1992 में एक समिति गठित की गई, जिसे यशपाल समिति के नाम से जानते हैं। अब ये समिति यशपाल समिति के नाम से क्यों जानी जाती है? बिकॉज ऑफ दैट इसके जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर यशपाल थे, वही इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए इस समिति को यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब इस समिति को गठित क्यों किया गया, इस समिति के गठन के बाद क्या क्या सुझाव दिए गए, समिति के गठन के बाद क्या क्या चीज़ें दी गई, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, समिति ने क्या क्या सुझाव दिया था, इसका सबसे महत्वपूर्ण फोकस किस चीज़ पे था इस समिति का, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। एंड प्लीज़ आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। सेकंड सेमेस्टर की ये जो बुक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसका आधा से ज़्यादा मैं फिनिश कर दिया हूँ। देन लेट्स स्टार्ट। तो गठन क्यों हुआ, उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो पहला उद्देश्य था छात्रों के शैक्षिक भार के संबंध में नए सिरे से विचार करने के लिए। अब देखा, समझो इसका मतलब क्या होता है। शैक्षिक भार का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब होता है कि जो बच्चे स्कूल में जाते थे उनकी किताबी व्यवस्था यानी बुक्स जो थी उनके ऊपर बोझ बन जा रही थी, मतलब बहुत सारी बुक्स चलाई जाती थी। तो इनकी समिति ने आगे सुझाव भी इस प्रकार से दिया कि कुछ किताबें जो हैं वो स्कूल में ही रखी जाएं, स्कूल में ही दी जाएं, और कुछ किताबें घर पे रखी जाएं और वो घर के लिए ही दी जाएं। जैसे अभ्यास कार्य हुआ, तो आप अभ्यास पुस्तिकाओं की, आप लोग देखो प्राइमरी में अभ्यास पुस्तिका अलग से आती है, तो उस अभ्यास पुस्तिका को बच्चे को घर पे ही रखवा लो। और अभी देखोगे प्राइमरी में जो बेंच या डेस्क बन रहे हैं उसमें ऑलरेडी दराज लगा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे काउंटर में पैसा रखने वाला होता है, उसमें लगा होता है, जिसमें बच्चा अपनी चीज़ों को रख के लॉक कर सकता है, या उस बच्चे की वहीं पड़े रहेगी। तो किताबों को ढोना ना पड़े, इसलिए इस समिति का गठन किया गया था। दूसरा क्या था, इसका गठन मार्च 1992, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे पूछा जाता है कि यशपाल समिति का गठन कब किया गया, तो मार्च 1992 में किया गया था। किसने किया? भारत सरकार के MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म में बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हिंदी में इसे बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ने किया इस समिति का गठन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। इसलिए इस समिति का नाम क्या पड़ गया था? यशपाल समिति। ठीक है। अब इस समिति ने क्या सुझाव दिया? देखो, जो समितियां गठित होती हैं, जो भी कमेटी गठित होती हैं, वो अपना सुझाव प्रस्तुत करती है किसके पास? संसद के पास, या जिसने गठन किया है उसके पास, यानी MHRD को ये अपना सुझाव फॉलो करवाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि समिति के गठन का उद्देश्य क्या था, तो याद रखना समिति के गठन का उद्देश्य था शैक्षिक भार को कम करना। किसको कम करना? शैक्षिक भार को कम करना। ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि इनमें पहला सुझाव जो दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों कि पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में शिक्षकों की सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। अब देखो जरा समझना क्यों शिक्षकों की सहभागिता होनी चाहिए। बिकॉज जो बच्चा होगा वो डाउन लेवल पे जब पढ़ रहा होगा निचले स्तर पे, तो उसको पढ़ाता कौन है? एक्चुअल में कौन पढ़ाता है? तो पढ़ा रहा होता है कौन? टीचर। अच्छा अब आप सोचो कि आपके घर में एक लोग हैं, ठीक है, जो बहुत जिनके जो जब वो बाहर जाते हैं तो आप लोगों के घर में या रिश्तेदार में ऐसे लोग होंगे, जब वो बाहर जाते हैं तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, जैसे घर में आते हैं बिहेवियर खराब हो जाता है। अब क्या बाहर का रिश्तेदार बता सकता है कि उस इंसान का बिहेवियर खराब है? नहीं। कौन बता सकता है? जो घर में रहता है, जो उसके साथ 24 घंटे रहता है। तो टीचर जब बच्चों के साथ 24 घंटे रहेगा तो उस टीचर को पता होता है कि इस पाठ्य पुस्तक में कौन सी चीज़ जरूरी है और कौन सी चीज़ जरूरी नहीं है, या कौन सी चीज़ को हम इस लेवल पे पढ़ा सकते हैं, कौन सी चीज़ को आगे पढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस समिति ने पहला सुझाव दिया कि जब भी पाठ्य पुस्तकों का आप निर्माण करिए तो उसमें शिक्षकों को जरूर शामिल कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्सरी स्कूल खोलने के लिए। देखो पहले मैं समझा दूं नर्सरी का मतलब क्या होता है। जब आप पौधे वौधे लगाते हो तो नर्सरी, फ्रॉवेल ने कहा था, फ्रॉवेल जो कि किससे संबंधित है? खेल विधि से आपके संबंधित है, ठीक है, किंडरगार्टन से भी संबंधित है। फ्रॉवेल ने कहा था कि पौधा जो एक बच्चा जो है वो पौधा होता है, टीचर एक माली की तरह होता है। टीचर क्या होता है? माली की तरह होता है। ठीक है। तो आपको समझना है कि नर्सरी मतलब होता है कि जब एकदम बच्चा तैयार हो रहा होता है प्राइमरी के लिए, यानी कक्षा 1 के पहले की चीज़ों के लिए जब वो पढ़ रहा होता है, उसके बारे में इस समिति ने क्या कहा? नर्सरी स्कूल खोलने के लिए व्यवस्थित कानून एवं नर्सरी स्कूल में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार के साक्षात्कार को समाप्त किया जाए। मतलब कोई भी बच्चा अगर एंट्री ले रहा है, अभी आज तक आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही बच्चा एलकेजी यूकेजी में बहुत बड़े बड़े स्कूलों में एंट्री लेता है तो उसके मम्मी पापा का इंटरव्यू कराया जाता है। तो वो सिस्टम खत्म हो जाए, इसलिए इस समिति ने अपना सुझाव रखा। फिर क्या कहा? प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए कठोर नियम बनाए जाएं, ठीक है, और मानक लागू किया जाए। मानक मतलब देखो, जब प्राइवेट स्कूलों के लिए कठोर नियम और मान्यता के लिए मानक नहीं लागू होगा दोस्तों, तो बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल खोल लेंगे। अब मानक क्या मतलब क्या होता है? एक कमरा कितने बाई कितने का होना चाहिए, उस स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, उस स्कूल में लेंटर है कि नहीं, टीने में चल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के मानक को लागू किया जाए और उनका सख्ती से पालन किया जाए, जिससे शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो सके। याद रखना, इस टॉपिक को समझाने का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को समझाया जा रहा है आपको। क्लियर? नेक्स्ट दिया गया शिक्षा बिना बोझ के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही था इस समिति का उद्देश्य, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है। या कभी कभी कहेगा कि बस्ता जो है उसमें किताबें नहीं होनी चाहिए, तो यही है इस समिति का कथन। फिर लिखा गया है जिसका अर्थ होता है पाठ्य पुस्तकों के भार को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? पाठ्य पुस्तकों के भार को कम कर दिया जाए। उसके बाद हम देखते हैं इसी समिति ने द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो एक एक चीज मैं निकाल के लाया हूं, आपके लिए याद रखना ये चीजें। इसी समिति ने कहा था कि जो शिक्षक छात्र अनुपात है 1:40 का, उसे घटाकर कितना कर दिया जाए? 1:30। अभी भी इतना ही है, लेकिन अब सरकार कहीं कहीं ये सोच रही है कि 1:25 भी किया जाए, वो भी जब जूनियर लेवल पे बढ़ता है छात्र, या प्राइमरी लेवल पे 1:25 किया जाए। जितना बच्चा छोटा होगा उतना ही संभालने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए रेशियो जो होता है वो नीचे लेवल पे कम होना चाहिए और अपर लेवल पे बढ़ जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा के कार्यक्रम दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन के नाम से दिखाया जाए। इसके पहले दूरदर्शन पर कार्यक्रम नहीं आता था। जैसे कृषि दर्शन आप लोग अपने बचपन में देखे होंगे, शाम को 5 बजे लगभग आता था। ठीक है। उसी तरह से इस समिति ने कहा कि जिस तरह से कृषि दर्शन को दिखाया जाता है, कब? 1992 में ये समिति ने कहा कि जिस तरह से कृषि दर्शन को दिखाया जाता है, उसी तरह से शिक्षा का एक कार्यक्रम तैयार किया जाए और उसे शिक्षा दर्शन के नाम से दिखाया जाए, जिसमें हम हर चीज़ों को, अब देखो उस कार्यक्रम में दिखाया क्या जाएगा कि आप जब टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसको ऑडियो विजुअल, जैसे आप लोग सुने होंगे टीएलएम में क्या होता है? दृश्य श्रव्य सामग्री। तो उस सामग्री को तैयार करके तब हम उस कार्यक्रम को दिखाएं, जिससे और ज़्यादा बेनिफिट हो, बेनिफिशियरी हो सबके लिए। ठीक है, हर बच्चे के लिए। जैसे हम लोग देखते होंगे संडे को रंगोली के पहले डीडी नेशनल पे आप लोग देखे होंगे कि कागज़ से बहुत सारी आकृतियां वो बनाता था रंगोली के पहले, और उसको भी बच्चे देखना बड़ा पसंद करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती थी उस समय के ज़माने में, और ये चीज़ें तैयार करने के लिए कौन कहा था? यशपाल समिति ने कहा था।
नेक्स्ट दिया गया है कि इतिहास भूगोल के अतिरिक्त, अभी जैसे हम लोग देखे होंगे कि आप एनसीईआरटी की चीज़ों को उठा के देखो तो उसमें इतिहास भूगोल, उसके बाद एक हमारा सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन करके बुक आती है, वो बुक नहीं रहा करती थी। या अगर आप बचपन में अपने देखो तो एक हम लोग पढ़ते थे नैतिक शिक्षा, जो अभी खत्म कर दी गई है, और आप चौथे सेमेस्टर में उसी चीज़ को कनेक्ट कराओगे शांति शिक्षा से। उस नैतिक शिक्षा में हमें क्यों चीज़ें समझाई जाती थी कि बच्चा जितना पढ़ ले उसके मन में शांति, धर्म, ये सब चीज़ों की भावना आए, एक मानवता की भावना का विकास हो, ये सब चीज़ों के लिए वो बुक पढ़ाई जाती थी। तो उसी तरह से यशपाल समिति ने रिकमेंड किया कि इतिहास भूगोल तो पढ़ाई जाए, साथ में 6 से 8 एवं 9वीं 10वीं तक सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो आप लोग देखे होंगे आपकी जो बुक है सामाजिक अध्ययन, उसमें देखो इतिहास, और आपका इतिहास भी है, भूगोल भी है, फिर उसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर भी आता है, आपके संविधान से रिलेटेड चैप्टर भी है, फिर उसके बाद हम जो राजनैतिक जीवन से रिलेटेड हो गया, तो फिर आपदा प्रबंधन वाले चैप्टर भी उसमें है। तो ये सामाजिक जीवन से रिलेटेड चैप्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए यशपाल समिति ने रिकमेंडेशन किया था। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा सार। मैं आपको फिर से एक बार में समझा देना चाहता हूँ। यशपाल समिति गठित हुई थी 1992, मार्च 1992 में यशपाल समिति का गठन हुआ था। यशपाल समिति के गठन का उद्देश्य एक ही था, शिक्षा का बोझ को कम करना, यानी शिक्षा के बोझ को कम करना, वो कैसे कैसे किया जाएगा। फिर यशपाल समिति ने अपने बहुत सारे उद्देश्य दिए थे, जैसे उसने कहा था कि नर्सरी स्कूल को खोला तो जाए, लेकिन उसमें जब बच्चे का एंट्री हो, यानी बच्चा जब प्रवेश ले तो उसका कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, ये भी कहा था। प्राइवेट स्कूलों के मानकों को तय करने के लिए कहा था। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी किताबों को डिवाइड करके रखा जाए, यानी जो किताबें स्कूल में पढ़नी है वो स्कूल में रहें, जो किताबें घर पे पढ़नी है वो घर में रहें, इस तरह से इन्होंने कहा। फिर उसके बाद इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल थे, इसलिए इस समिति का नाम क्या पड़ गया, यशपाल समिति। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल के आ सकते हैं दोस्तों। तो जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने बता दिया। एंड प्लीज़ अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड आपको पिछले वीडियोज़ को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी। अगर आप चौथे सेमेस्टर से हैं, 4th सेमेस्टर से हैं, 2nd सेमेस्टर कहीं से हैं, तो आप जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।